बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2013 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। और पेपर 1 जो है आपको पता है मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। इसको हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप प्राचीन्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो उसकी प्ले लिस्ट में आपको कैम्ब्रिज का जो स्पेसिमेन पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और 2020 से लेके 2014 तक विंटर समर की जो अटैम्प्ट हैं उसके सोल्ड पेपर वीडियो फॉर्म के अंदर आपको मिलेंगे। पेपर 1 भी मिलेगा। पेपर 1 तो पूरा है 2020 से लेके 2014 तक, और पेपर 2 जो है वो भी 2017 तक आपको मिलेगा। पेपर 1 का जो पेपर है वो होने भी जा रहा है, तो उसके लिए एक अच्छा रिसोर्स है प्रैक्टिस के लिए कि अगर आप ये पेपर्स ही अगर प्रैक्टिस कर लें ढंग से, और प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। आई ऑलवेज से कि आपके कंसेप्ट्स अगर सही भी हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। और आपके कंसेप्ट्स अगर सही नहीं भी हैं लेकिन आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो टेक माई वर्ड्स आपके कंसेप्ट्स भी बेहतर हो जाएंगे और यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू हैंडल द पेपर इन द एग्जामिनेशन एंड गेट ए+। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेडर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईच ईयर, व्हाट डू दीज असिस्ट द ट्रेडर टू डू। ये जो स्टेटमेंट ऑफ बल्कि रादर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब कोई ट्रेडर कोई भी बनाता है, ट्रेडर बना रहा है, तो उसको एक्चुअली क्या असिस्ट करता है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बताते हैं। देखिए, इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि वेयर इज़ योर बिजनेस, कि वेयर आई मीन टू से योर बिजनेस इज़ गोइंग, वेदर इट्स मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, तो ये डायरेक्शन आपको पता चलती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो समराइज आपको बताता है कि एक्चुअली व्हाट यू ओन, के आपके पास क्या है, एंड व्हाट यू ओ, जो आपको पे करना है वो बताता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और इसकी मदद से फिर आपको पता चलता है फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हाउ यू विल डिसाइड अबाउट द फ्यूचर, वेदर यू आर गोइंग टू कंटिन्यू द बिजनेस, आर यू गोइंग टू मेक सम इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स, आपके पास फंड्स हैं या नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं स्टेटमेंट ऑफ और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको पता चलती हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये कि आपको करना क्या है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ओइंग टू क्रेडिटर्स, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस नहीं होता है चॉइस। कैलकुलेट द कैश ड्राइंग्स, ये भी नहीं है। चेक द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ये भी नहीं है। मेक डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर, जैसा कि मैंने कहा कि फ्यूचर के बारे में, वेयर यू आर गोइंग टू टेक योर बिजनेस, इफ द बिजनेस इज मेकिंग लॉस then definitely you will start thinking whether you will continue the business or not. If the business is making profit then definitely you will think here I should invest more. और न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से आपको पता चलता है कि यार आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, आपके पास फंड कितना पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटेड रिटेन अर्निंग आपके पास कितनी है, रिजर्व कितने पड़े हुए हैं, एसेट्स की पोजीशन क्या है, एसेट्स बेस आपको बढ़ानी है या क्या करना है आपको उठा के, वर्किंग कैपिटल की क्या पोजीशन चल रही है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड एंड दे हेल्प यू इन डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डी चॉइस आपकी राइट हुई। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच इज़ रिकॉर्डेड द कैश इन द सेल्स लेजर, के विच इज़ रिकॉर्डेड इन द सेल्स लेजर। सेल्स लेजर क्या होता है, वेयर यू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट कस्टमर जो ट्रेड रिसीवेबल आपके होते हैं। यू मेंटेन द लेजर ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ योर इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो यू मेंटेन द इंडिविजुअल कस्टमर्स इन सेल्स लेजर अकाउंट टू whom you make the sales on credit, कि जिनको आपने क्रेडिट के ऊपर माल बेचा है उनके इंडिविजुअल जो सब्सिडियरी लेजर बन रहे होते हैं वो सेल्स लेजर, उसका नाम है। सेल्स लेजर के अंदर आप मेंटेन करते हैं ट्रेड रिसीवेबल को, और ये क्रेडिट सेल्स से ताल्लुक़ है इसका। तो नंबर 1 कैश सेल्स, ये तो वैसे ही कट गया। चेक पेड टू ए क्रेडिटर, ये तो क्रेडिटर की बात कर रहा है, और सेल्स लेजर जो है वो कस्टमर से रिलेट करता है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, एक डेटर था आपका, कस्टमर था, उससे आपने चेक रिसीव किया। डेफिनेटली जब चेक रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, और ट्रेड रिसीवेबल को जो आपका कस्टमर है उसको क्रेडिट करेंगे। तो कस्टमर से रिलेटेड जितनी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम सेल्स लेजर में करते हैं। तो सी चॉइस हमारी राइट है। डी में कहता है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट चॉइस आपकी सी बनती है।
नंबर 3 कहता है व्हाट इज़ द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये बेसिक इक्वेशन है आपकी। और अगर लाइबिलिटीज़ को मैं यहाँ से उठा के इधर ले आऊँ तो मैं सेफली कह सकता हूँ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, देखते हैं इसको ये क्या बताता है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज़, ये इनकरेक्ट है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ होता है। कैपिटल बराबर है एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़, ये भी इनकरेक्ट है। कैपिटल बराबर है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ये जो सी चॉइस आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया अभी कि लाइबिलिटीज़ इस साइड के ऊपर होती है, राइट हैंड पे उठा के इक्वेशन के उस साइड पर लाएंगे तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें। बिज़नेस बंद हो रहा है, मैं चले और समझाता हूँ आपको। बिज़नेस अगर बंद हो रहा है तो आप क्या करेंगे? जो आपके एसेट्स हैं उनको बेच देंगे, जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो ऑनर्स का है या वो बचा है या उसे अपने घर से ला के पूरा करना है। अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है तो फिर ये घर से ला के पूरा करेंगे अपना। तो एनी हाउ द स्टोरी इज़ दैट कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो बाकी कैपिटल बचता है। तो कैपिटल बराबर है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ये डी में लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स, जो अगेन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की राइट चॉइस जो है वो सी हो गई। 4 आते हैं। ओलिवर रिसीव्ड ए स्टेटमेंट फ्रॉम सनवे होलसेलर्स शोइंग ए डेबिट बैलेंस ऑफ $6,742 के ओलिवर ने एक स्टेटमेंट रिसीव किया। सनवे होलसेलर्स जो है वो उसने उसको बताया ओलिवर को कि भाई इतने पैसे आपको देने हैं। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि ओलिवर जो है वो सनवे होलसेलर से जो है माल ख़रीदता है। तो सनवे होलसेलर ने उसको एक स्टेटमेंट भेजा है। तो डेबिट बैलेंस का मकसद ये है कि सनवे होलसेलर ये बता रहा है कि ओलिवर को कि यू हैव टू पे $6,742 इन टर्म्स ऑफ द सेल्स, जो उसने माल परचेजेस जो ओलिवर ने माल ख़रीदा है और सनवे होलसेलर ने माल बेचा है। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? गुड्स $6,742 आर टू बी डिलीवर्ड टू ओलिवर? नहीं, बिल्कुल नहीं। माल सनवे होलसेलर्स बेच चुका है, ये पैसा रिसीव करना है। ओलिवर हैज़ सेंड ए चेक, चेक तो भेजा ही नहीं है, ये तो स्टेटमेंट बता रहा है कि पैसा लेना है। ओलिवर ओज सनवे होलसेलर्स $6,742। बिल्कुल ये बात सही है कि ओलिवर ओज, ओलिवर हैज़ टू पे टू सनवे होलसेलर्स $6,742। तो सी चॉइस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपकी डी में कहता है सनवे होलसेलर ओ, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो सी चॉइस जो है क्वेश्चन नंबर 4 की वो राइट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अ कस्टमर इज गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 25% फॉर बाइंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। लार्ज क्वांटिटी के ऊपर जब माल अगर आप ख़रीदते हैं बेचते हैं तो उस पर जो डिस्काउंट होता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता किताबों के ऊपर से। फॉर एग्जांपल $1,000 की कोई चीज़ें हैं, ये सेल्स है, इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट को इनवाइस के ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट अगर $100 का आपने दिया तो ये $900 एक्चुअली एंट्री क्या पास होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट $900 से। तो ये ट्रेड डिस्काउंट किताबों के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, याद रखिएगा। ये इनवाइस के ऊपर शो हो रहा होता है लेकिन वैसे नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ गिवन अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10% एज ही पेज विद इन 14 डेज, कि अगर वो 14 डेज में पेमेंट करेगा तो उसको 10% का और कैश डिस्काउंट मिलेगा। हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट डज ही रिसीव, कि कितना ट्रेड डिस्काउंट उसने रिसीव किया। तो देखिए है क्या, गुड्स ऑन क्रेडिट ख़रीदी है विद लिस्ट प्राइस ऑफ $2,000 उसने ख़रीदा है। और ये कैश डिस्काउंट तो जब मिलेगा उसको, जब वो 14 डेज़ में पेमेंट करेगा, तो इसको तो भूल जाए, उसने आपको ऐसे ही दिया है लिखकर। एक्चुअली 2000 के ऊपर ये 25% आप लगा लें, ये बनता है $500। तो हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट डज ही रिसीव, ये $500 आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे चॉइस बी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 5 में हम कह सकते हैं कि बी चॉइस हमारी राइट चॉइस है। लॉजिक मैंने आपको समझा दी। क्वेश्चन नंबर 6 में है। ऑन फर्स्ट में हसन हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ $1,144, कि हसन का एक ओवरड्राफ्ट है $1,144 का। और ऑन सेकंड में ही वाज नोटिफाइड बाय द बैंक, उसने बैंक ने उसको नोटिफाई किया कि एक चेक है $133 का रिसीव फ्रॉम वहीद हैज़ बिन डिसऑनर्ड, के एक चेक था जो उसने रिसीव किया था वहीद से और बैंक में जमा कराया था, वो डिसऑनर्ड हो गया। और ऑन द सेम डे, उसी दिन कैश सेल्स $950 वर पेड इनटू द बैंक,
उसी दिन जो है $950 की कैश सेल्स हुई थी, वो बैंक में जमा करा दी गई। दीज वर एंटर्ड इन द कैश बुक, ये चीज़ें कैश बुक में एंटर्ड हो गई। What was the balance brought down in the bank column of Hassan's cash book on 3rd May? 3rd मई को क्या बैलेंस होगा हसन की कैश बुक में? तो देखिए, हसन के पास ओवरड्राफ्ट था। पहले तो आप ये समझ लें, ओवरड्राफ्ट का मकसद समझ रहे हैं। ओवरड्राफ्ट का मकसद है कि आप जो बैंक में आपका अकाउंट था, आपने ओवर स्पेंड कर दिया, आपने ओवर ड्रॉ कर लिया। ओवर ड्रॉ का मकसद है कि जो अकाउंट में आपके पैसे थे उससे ज़्यादा पैसे आपने निकाल दिया। आप उससे पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो बैंक क्या करता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए, आपके बिज़नेस की पोजीशन को देखते हुए आपको फैसिलिटी देता है कि इस लिमिट के अंदर आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं, ओवर ड्रॉ कर सकते हैं, कि ज़्यादा रकम निकलवा सकते हैं। आई गिव यू अनदर एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, आपकी पहले चीज़ें पूछता है, फिर एक लिमिट दे देता है, उस लिमिट में आप स्पेंड करते हैं, फिर वो बिल आपको भेज देता है। तो बिज़नेस की रेपुटेशन को देखते हुए भी बैंक अलाउ करता है कि आप अपने अमाउंट से ज़्यादा पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं और वो लाइबिलिटी होती है जो हमारे इस वाले केस के अंदर आ रही है। तो अगर ये 1000 कैश बुक बैलेंस 1144 ये नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट को शो करता है। एक कस्टमर का चेक जो आपने बैंक में जमा कराया था, अगर वो आप उसने क्या करा था, इस ओवरड्राफ्ट को उसने कम किया था, लेकिन बैंक ने बताया कि भाई ये तो जमा ही नहीं हुआ पैसा, बैंक ने वापस कर दिया, डिसऑनर्ड हो गया। तो अब ये क्या करेगा आपके पास कि जो डिसऑनर्ड चेक हैं ये इस ओवरड्राफ्ट को और बढ़ाएंगे। लॉजिकली ये देखें, ये पैसा आपने तो जमा कराया था, जमा ही नहीं हुआ बैंक में, तो इसका मकसद है ओवरड्राफ्ट की फिगर और बढ़ गई आपकी। तो इसको प्लस कर लें, 1277 हो जाता है। अलबत्ता ये 950 की जो आपकी कैश सेल्स हुई है वो इस ओवरड्राफ्ट को कम करेगी, क्योंकि ये आपका पैसा बैंक के अंदर पहुंच गया। इसमें से माइनस कर दें 950, 327 बचता है। और ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मकसद है कि आपकी किताबों में एसेट का क्रेडिट बैलेंस है। याद रखिएगा, एसेट का जब भी क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो लाइबिलिटी को शो करेगा। ये हमारे वाले केस में ये लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक का पैसा हमारे ऊपर निकलता है। तो ये 327 अगर आप देखें तो क्रेडिट बैलेंस, उसमें दो जगह लिखा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डेबिट भी लिख रहा है, क्रेडिट। तो आप क्रेडिट वाले को टिक करें जो HY से, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, एसेट का क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी को शो करता है। तो सिंपल एंट्री थी, इसके अंदर एक बैलेंस आपको दिया था कैश बुक का, ओवरड्राफ्ट को शो करता था। एक डिसऑनर्ड चेक है, वो ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा देगा, आपने प्लस कर दिया। और जो कैश सेल्स थी वो ओवरड्राफ्ट को कम करेगी, आपने माइनस कर दिया। जो बैलेंस है वो एक्चुअली चॉइस ए है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, वेयर इज़ द टोटल ऑफ द परचेजेस जर्नल पोस्टेड। कि परचेजेस जर्नल क्या होता है मेरे भाई, इसको समझ लें। परचेजेस जर्नल का मकसद है कि जितनी भी क्रेडिट परचेजेस आप करते हैं वो परचेजेस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, परचेजेस को डेबिट करते हैं और सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो कहाँ पोस्ट करेंगे आप? क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट, डेबिट इनकम स्टेटमेंट इनकरेक्ट, क्रेडिट परचेजेस अकाउंट ये भी इनकरेक्ट, डेबिट परचेजेस अकाउंट। ये जो डी चॉइस है आपने देखा, मैंने एंट्री भी आपको बताई करके कि परचेजेस अकाउंट डेबिट और सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो परचेजेस जर्नल का टोटल कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पर जाएगा परचेजेस की। अगला आते हैं द कैश बुक लेजर के अंदर। द कैश बुक एक्ट्स एज ए लेजर अकाउंट फॉर विच अकाउंट्स के जो कैश बुक है वो एक्ट्स करती है एज ए लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के तौर पर वो एक्ट्स करती है किन किन चीज़ का? आप देखें, कैश बुक को जहन के अंदर लेकर आएँ। एक डिस्काउंट अलाउड होता है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ये हम कस्टमर से रिलेटेड जो है, अगर हमें कोई डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड में लिख देते हैं, और अगर सप्लायर से हमें मिल रहा है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ये दो कॉलम आपको दे रहा है। एक कैश अकाउंट होता है, एक बैंक अकाउंट होता है। तो एक्चुअली कैश बुक जो एक्ट्स करती है एज ए लेजर, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये तो सप्लायर के अकाउंट में और कस्टमर के अकाउंट में भी पोस्ट होते हैं जाके। आप अगर सेल्स लेजर बना रहे होंगे तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, तो फिर ये डिस्काउंट अलाउड को उस लेजर के अंदर भी पोस्ट करेंगे आप ले जाके। इसी तरीके से परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड को वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे आप जाके। लेकिन अगर कैश और बैंक की मैं बात करूँ तो ये इंडिपेंडेंट लेजर हैं, और ये एक्चुअली जो साइमल्टेनियसली, क्योंकि कैश बुक आपकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी है, साइमल्टेनियसली डबल एंट्री को भी
डबल एंट्री सिस्टम को भी प्रेजेंट करती है, क्योंकि ये लेजर हैं इटसेल्फ, ये लेजर हैं, एक्ट्स एज ए लेजर, लेजर अकाउंट करते हैं। किन के लिए करते हैं? कैश के लिए करते हैं और बैंक के लिए, क्योंकि कैश की डेबिट साइड भी होती है और कैश की क्रेडिट साइड भी होती है। तो लेजर क्या होता है? जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड हो। अब ये डिस्काउंट अलाउड जो है वो सिर्फ डेबिट साइड पर होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो क्रेडिट साइड पर होता है। तो इनका डेबिट क्रेडिट पूरा नहीं है। अलबत्ता कैश बुक के अंदर कैश का डेबिट साइड भी होती है और कैश की क्रेडिट साइड भी होती है, बैंक की डेबिट साइड भी होती है और बैंक की क्रेडिट साइड भी होती है, और यही लेजर में होता है। तो ये कैश और बैंक, ये डी चॉइस के अंदर देखें वो दे रहा है आपको कैश और बैंक, बाकी ये सारा इधर कुछ इधर आ रहा है कुछ इधर आ रहा है। आप जहन के अंदर रखें कि कैश और बैंक जो है ये लेजर होते हैं, एक्स करती है कैश बुक इसके लिए। तो ये डी चॉइस क्वेश्चन नंबर 8 में हमारी करेक्ट हो गई। ऑन 31 मार्च सोमराज बैंक स्टेटमेंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ $740। क्या सोमराज का जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्रेडिट बैलेंस को शो करता है? अगर सोमराज का बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहा है तो इसका मकसद मेरे भाई ये है कि बैंक में आपका पैसा है, क्योंकि आप डेबिट करते हैं, आपका डेबिट बैलेंस होगा तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो बैंक का जब आपका डेबिट बैलेंस हो तो ये होता है कि आपका पैसा बैंक पर है, और बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो तो इसका बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस का मकसद है आपका डेबिट बैलेंस। तो ये आपका पैसा है जो बैंक के अंदर है। कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक ही फाउंड द फॉलोइंग। जब उसने कंपेयर करा, और ये बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते ही इस तरीके से हैं कि अपनी कैश बुक को कंपेयर करते हैं बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो दो चीज़ें पता चली, एक तो बैंक चार्जेस की अमाउंट थी जो आपको नहीं पता था लेकिन बैंक ने चार्जेस लिए किसी चीज़ के, और एक अनप्रेजेंटेड चेक्स था। कुछ सप्लायर्स ऐसे थे जिनको आपने चेक्स इशू करे लेकिन वो भी बैंक से बाहर घूम रहे हैं, बैंक नहीं पहुंचे, तो ये पैसा बैंक के अंदर से अभी निकला नहीं है। तो आप क्या करेंगे इसको, आप इसको किस तरीके से बनाएंगे? सोमराज अपडेटेड इस कैश बुक एज रिक्वायर्ड कि सोमराज ने क्या करा कि अपडेट कर लिया अपनी कैश बुक को एज रिक्वायर्ड, जैसा कि उसको उसने उस कैश बुक को जो है अपडेट कर लिया। विच फिगर फॉर बैंक शुड बी शोन इन द सोमराज बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च के 31 मार्च को सोमराज के स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ जो है वो कौन सा बैलेंस जो है उठकर जाएगा। तो आप किस तरीके से करेंगे इसको कि सोमराज का बैंक स्टेटमेंट अगर $740 को शो करता है और आपने क्या करा है, अनप्रेजेंटेड चेक्स वो हैं जो आपने ऑलरेडी इशू कर दिए हैं अपने पास से, तो आप क्या करेंगे कि $740 जो बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। अब कैश बुक का बैलेंस देखें, इस सवाल के अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कैश बुक का बैलेंस उसने आपको नहीं दिया है, तो कैश बुक का, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस वो बताता है आपको। तो आप कैश बुक के बैलेंस को किस तरीके से अपडेट करेंगे? आप ये करेंगे कि ये जो बैंक चार्जेस हैं, ये बैंक चार्जेस क्या होंगे कि बैंक चार्जेस जो हैं वो ऑलरेडी उसने अपने अकाउंट के अंदर इनकारपोरेट करे हुए हैं। इसलिए इनकारपोरेट करे हुए हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट जब आया $740 का, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसके अंदर से उसने बैंक चार्जेस को माइनस, यानी बैंक ने क्या करा कि बैंक ने बैंक चार्जेस को माइनस करने के बाद डेफिनेटली ये बैलेंस आया होगा। इंटरेस्टिंग इसके अंदर ये है कि कैश बुक का बैलेंस आपको नहीं दिया है, तो आपको कैश बुक के बैलेंस पर पहुंचना है और कैश बुक जो है वो आपने अपडेट कर ली अपने पास से। तो आप किस तरीके से करेंगे? आप इसमें ये करें कि $740 जो आपका दिया हुआ है, जो क्रेडिट बैलेंस बैंक का है, अगर इसके अंदर से आप लेस कर दें अनप्रेजेंटेड चेक्स, $150 के, क्योंकि कैश बुक को तो आप नहीं लें, 740 में से 150 को आपने लेस कर दिया अनप्रेजेंटेड चेक्स, तो ये $590 बचता है आपका। इसके अंदर सिर्फ ट्रिकी पार्ट यही है कि आप जहन में रखिएगा कि जो आपको बैंक चार्जेस हैं इसको आप टच नहीं कीजिएगा, और इसका एजम्पशन इसके अंदर सवाल के अंदर ये है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स क्योंकि अभी बैंक के अंदर पहुँचे ही नहीं है, आपने अपने पास से लेस कर दिया है, तो आप बैंक स्टेटमेंट के अंदर से इसको लेस कर दें। और लेस इसलिए करें कि अगर आज नहीं पहुँचे हैं तो फिर कल पहुँच जाएंगे। आपकी कैश बुक तो अपडेटेड है, आप ये नहीं कर सकते कि जिन सप्लायर्स को आपने चेक इशू कर दिया है
वो सप्लायर्स क्या होंगे, वो सप्लायर्स जो हैं वो आज नहीं पहुंचे हैं तो कल बैंक से पहुंच जाएंगे, तो आप अपने कैश बुक के अंदर उनको दोबारा माइनस जमा प्लस नहीं करेंगे। इसलिए प्लस नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप उनको प्लस कर दें तो फिर तो वो उनके पास तो चेक है और वो आज नहीं होगा तो कल बैंक के अंदर चला जाएगा वो। तो एक्चुअली बैंक से आप ये रकम माइनस करें ताकि आप अपनी कैश बुक को जब अपडेट करने के लिए जाएं तो इस अनप्रेजेंटेड चेक को कुछ नहीं कीजिएगा। दिस इज़ द ट्रिकी पॉइंट्स कि इसके अंदर अगर आप कैश बुक में प्लस करने बैठ जाएंगे तो अक्सर लोगों का ये होता है कि ये भैया बैंक के अंदर तो पहुंचे ही नहीं है तो आप प्लस कर दें। आप ये काम नहीं कीजिएगा। प्लस इसलिए नहीं करें क्योंकि ये आपने आपकी कैश बुक अपनी जगह सही है, इसलिए सही है कि आपने तो अपने सप्लायर्स को चेक इशू कर दिया है तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये अमाउंट कहाँ से अपडेट होगा, बैंक से अपडेट होगा। तो बैंक क्या करेगा, 740 में से $150 को आप माइनस कर दें। तो ये जो $590 आ रहा है ये एक्चुअली कैश बुक का बैलेंस है। आप मुझसे पूछेंगे कि बैंक चार्जेस को मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ। बैंक चार्जेस को देखें मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कैश बुक का बैलेंस मुझे पता नहीं है, लेकिन क्योंकि बैंक चार्जेस जब ये बैंक माइनस कर चुका है तो मैं जब अपडेट करूंगा अपनी कैश बुक को तो मैं भी माइनस कर लूंगा, अपने पास माइनस कर लूंगा। अब द ओनली डिफरेंस जो मेरा और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान रहता है वो है अनप्रेजेंटेड चेक्स का। अनप्रेजेंटेड चेक्स मैं इशू कर चुका हूं अपने पास से, बैंक के अंदर नहीं पहुंचे हैं, तो मेरी कैश बुक अपडेट है। बैंक का बैलेंस से मुझे कैश बुक के ऊपर पहुंचना है। बैंक चार्जेस मैं भी ले चुका हूं, बैंक भी ले चुका है अपने पास, तो इसलिए बैंक चार्जेस को नहीं लेंगे। सवाल करते हुए आप अनप्रेजेंटेड चेक्स को माइनस कर दें क्योंकि ये आज नहीं पहुंचे हैं लोग, कल बैंक पहुंच जाएंगे। तो इसको माइनस करके जो फिगर आया 590, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो ए चॉइस है आपकी वो राइट चॉइस है। और वो क्यों है उसकी लॉजिक मैंने आपको समझाई। कैश बुक का बैलेंस आपको दिया हुआ नहीं है, आपको बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक के ऊपर पहुंचना है। तो आप कैसे पहुंचेंगे, बैंक चार्जेस को इसलिए इग्नोर कर दें कि वो बैंक माइनस कर चुका है, तो आप भी एज्यूम करें कि आपकी कैश बुक जो है वहाँ से भी आपने इसको माइनस कर दिया है। अब एक चीज़ बचती है मेरे और बैंक के दरमियान, वो है अनप्रेजेंटेड चेक्स। मैं अपने पास अपडेट कर चुका हूँ, बैंक के पास वो अपडेट नहीं है। बैंक में से भी माइनस कर दें इस एजम्पशन के साथ कि आज नहीं कल ये पैसे बैंक से निकलेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो बैलेंस है। दिस इज़ द होल पॉइंट। अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, जहन में रखिएगा कि बैंक चार्जेस को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है बैंक स्टेटमेंट के अंदर और हमारे पास कैश बुक का बैलेंस नहीं है, तो हम एज्यूम यही करेंगे कि ये हमारे पास से भी माइनस हो चुके हैं। द ओनली डिफरेंस अनप्रेजेंटेड चेक्स का है, उसको माइनस करें, वो जो बैलेंस आएगा वो कैश बुक का बैलेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ए चॉइस राइट हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाएं। अ बिजनेस डिस्कवर्स दैट कैश रिसीव फ्रॉम अब्दुल ए क्रेडिट कस्टमर हैज़ बिन रिकॉर्डेड एज ए कैश सेल्स। कि अब्दुल से जो पैसा रिसीव किया था उसकी एंट्री क्या पास करनी थी, कैश डेबिट, और अब्दुल का अकाउंट क्रेडिट। कर क्या दिया एंट्री, कैश को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। कैसे सही करेंगे एंट्री, सेल्स गलती से डेबिट हो गई है, इसको डेबिट कर दें और अब्दुल के अकाउंट को क्रेडिट कर दें, तो सेल्स डेबिट हो जाएगा और अब्दुल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब्दुल को आपने डेबिट, ये अब्दुल डेबिट, कैश डेबिट, ये गलत है। डी अलबत्ता अगर आप देखें तो सेल्स डेबिट और अब्दुल क्रेडिट, क्योंकि सेल्स गलती से डेबिट हो गई थी, उससे सॉरी क्रेडिट हो गई थी। कैश सेल्स आपने, कैश तो अपनी जगह सही रिकॉर्ड हुआ है दोनों जगह, तो सेल्स गलती से रिकॉर्ड हो गई थी, उसको डेबिट कर दें और अब्दुल के अकाउंट को क्रेडिट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यू कैन सेफली से कि डी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। 11 के अंदर आते हैं, पीटर इज़ ए कस्टमर ऑफ पॉल, कि पीटर जो है वो पॉल का कस्टमर है। ऑन फर्स्ट में पीटर ओड पॉल $250 के पीटर को पे करने थे पॉल को $250। ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग मे वर एज फॉलोज। मई के महीने में ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। सेल्स हुई $1470 की, तो $250 जो है वो पहले था और $1470 जो है आपने मज़ीद माल बेचा, तो 250 प्लस 1470 इसको प्लस कर लें, ये 1720 आ गया। टोटल जो पॉल को, पीटर इज़ ए कस्टमर ऑफ पॉल, जो पॉल को पैसा रिसीव कर रहे हैं अब पीटर से, वो कितना हो गया, शुरू के अंदर 250 था, 1470, ये 1700। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का मकसद है इसको माइनस कर दें, 1700 आ गया। $930 का चेक रिसीव हो गया, तो $930 को और माइनस कर दें क्योंकि ये पैसे आ गए हैं, तो ये $770 बचा।
और $770 में से आप क्या करें, ये जो $80 की सेल्स रिटर्न है इसको भी माइनस कर दें, क्योंकि सेल्स रिटर्न का मकसद है कि अब जो पीटर है ये पैसे भी नहीं देगा, उसने माल वापस कर दिया, तो 770 में से $80 को माइनस करें तो 690 आता है। ये एंडिंग बैलेंस होना चाहिए जो पॉल जो है पीटर से जो रिसीव करेगा। कहता है व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस ऑन पीटर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पॉल। पॉल की किताबों में कितना डेबिट बैलेंस होगा पीटर का। तो पॉल की किताबों में आपने देखा कि 690 मैंने आपको बताया है, और 690 जो है वो चॉइस सी के अंदर लिखा हुआ लिखा हुआ है, सॉरी। तो 690 जो है वो ये बैलेंस आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। तो 11 के अंदर वी कैन सेफली से कि राइट चॉइस हमारी 690 है। आप लेजर से भी समझ सकते हैं इसको। अगर पीटर का लेजर आप बनाएं पॉल की किताबों में, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो $50 का था। और ये सेल्स आपने करी तो इसको डेबिट कर देंगे, 1470 को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट का मकसद है कि इसको पीटर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चेक रिसीव 930 को क्रेडिट करेंगे। और क्या करेंगे, इसके अलावा $80 जो आप रिटर्न हो गया उसकी वजह से भी क्रेडिट करेंगे। तो दो चीज़ें प्लस, देखें मैंने दो चीज़ों को प्लस किया था, बाकी माइनस कर रहा हूँ। तो वो भी लेजर का बैलेंस आप निकालेंगे, यही फिगर आएगी 690। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर सी चॉइस आपकी राइट हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, व्हाट इज़ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक सर्टेन डेट के ऊपर जो लेजर के बैलेंसेस आप लेकर आते हैं उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑन ए बिजनेस बुक ऑन ए सर्टेन डेट। तो जो ए चॉइस है आपकी वो फिर राइट चॉइस बनती है, क्योंकि इसलिए बनती है कि ट्रायल बैलेंस यही होता है एग्जैक्टली कि एक सर्टेन डेट के ऊपर आप क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस जो है बिजनेस की बुक्स के अंदर वो फिर आप बता रहे होते हैं। बी में तो लिस्ट ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, तो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ भी आते हैं, ये इनकरेक्ट हो गया। समरी ऑफ ऑल ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये समरी नहीं होती, बैलेंसेस होते हैं, तो ये सब इनकरेक्ट होके ए चॉइस। और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, विच इज़ एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कौन सा इसमें से एरर जो है वो ओरिजिनल एंट्री का एरर है। ओरिजिनल एंट्री का एरर क्या होता है कि एक्चुअली आप इनकरेक्ट अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट की। इसको हम अपना एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं कि बाकी सब चीज़ें सही होती हैं, अमाउंट इनकरेक्ट होता है, इसको याद रखिएगा। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी होती है, इसको एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होता है, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन यही होता है कि जो दो अमाउंट होते हैं मिलते जुलते, उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे आप देखें डी के अंदर सेल्स इनवाइस $790 एंटर्ड इन द सेल्स जर्नल एज $970। आप देख रहे हैं 790 था, 970 लिखा, तो वही 3 डिजिट यहाँ भी आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया है। तो इसको एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं और इसी को एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मकसद है इनकरेक्ट अमाउंट। आपने देखें आपने बाकी चीज़ें सारी सही करी हैं, सेल्स इनवाइस थी, आपको सेल्स जर्नल के अंदर ही रिकॉर्ड करनी थी, तो आपने सही करा, लेकिन अमाउंट 790 के बजाय आपने $970 लिख दिया, इनकरेक्ट अमाउंट। तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या हो गया कि इनकरेक्ट अमाउंट से आप कर रहे हैं एंट्री। और पहला वाला देख लेते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेंचर्ड क्रेडिट टू ट्रेनेट्स अकाउंट्स। तो ये फिर आपने अकाउंट्स की चेंजेस है, ये नहीं आएगा कि कैश रिसीव आपने एक से किया था दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इंश्योरेंस पेड डेबिटेड टू द प्रीमिसेस अकाउंट, ये एक्सपेंस था, आपने एसेट के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। परचेज ऑफ व्हीकल सॉरी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू व्हीकल अकाउंट, के परचेज व्हीकल आपने करी थी, डेबिटेड टू बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट करके रिवर्स कर दिया आपने। तो ये तीनों जो एरर्स हैं इनकी भी अपनी अपनी एग्जाम्पल्स हैं। आप अगर कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो करेक्शन ऑफ एरर्स के नाम से मैंने एक रिकॉर्डिंग कराई है, फोल्डर मिलेगा, वो अगर आप पढ़ लें तो ये सारे एरर्स आपकी समझ में बहुत तरतीब से आ जाएंगे, उसको ज़रूर देखें जाके। 13 के अंदर जो डी चॉइस है वो हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं और 14 में कहते हैं, हानि डिसाइडेड टू मेक ए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 3% ऑफ हिज ट्रेड रिसीवेबल, के उसको एक्सपेक्टेड है कि जो उसका ट्रेड रिसीवेबल है उसका 3% जो है वो कस्टमर्स पैसा नहीं देंगे। हाउ इज़ दिस रिकॉर्डेड, ये कैसे रिकॉर्ड होगा, तो इसको याद रख लीजिएगा कि इसमें इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और प्रोविज़न फॉर
डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करते हैं। मैं बता के आ रहा हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ जो मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड कराएं वो जाकर देखें। ये बहुत तरतीब से इरिकवरेबल डेट्स का भी एक फोल्डर है कराचीज अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे, वो अगर देख लें तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जितने सवाल हैं पेपर 1 तो अपनी जगह, पेपर 2 भी आपको आसान लगेगा। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 14 के अंदर आप कह सकते हैं कि एच वाइस एंट्री के हिसाब से आपकी राइट है। एंट्री होती है इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। और यही एंट्री, अब क्योंकि ये सवाल पूरा है नहीं तो मैं फिर जर्नल एंट्री, इसने सिंपल एंट्री पूछी है। अगर ये मसला इसका ये भी था कि ऑलरेडी बैलेंस कितना पड़ा हुआ था, हमें कितना रिक्वायर्ड है, अगर बैलेंस पहले से ज़्यादा पड़ा हुआ है तो फिर ये एंट्री पलट जाएगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो रिक्वायर्ड बैलेंस है ऑलरेडी उससे ज़्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है आपके पास। तो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपने ज़्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया तो फिर उसको रिवर्सल करते हैं। लेकिन क्योंकि ये सिंपल पूछ रहा है आपसे तो ध्यान में रखिएगा कि जर्नल एंट्री सिंपल वाली ये होगी कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल रिपेयर वॉज डेबिटेड टू द मोटर व्हीकल अकाउंट। के मोटर व्हीकल रिपेयर जो है एक्सपेंस था, उसको मोटर व्हीकल अकाउंट के अंदर एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है कि मोटर व्हीकल के अंदर आपने रिकॉर्ड करा। तो मोटर व्हीकल के अंदर जब आपने रिकॉर्ड करा तो उसका ये मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट्स है, ये ओवर स्टेटेड हो गया क्योंकि इसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करना था आपको, आप रिकॉर्ड करके बैठे हुए। और मोटर व्हीकल रिपेयर जो है ये एक्चुअली एक्सपेंस था, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो प्रॉफिट क्या हुआ, ओवर स्टेटेड हो गया। भाई एक्सपेंस ही रिकॉर्ड नहीं करा तो प्रॉफिट बढ़ गया ना आपका। तो एक तो नॉन करंट एसेट्स जो है मोटर व्हीकल वो ओवर स्टेटेड हो गया और प्रॉफिट जो है वो भी ओवर स्टेटेड हो गया। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या हुआ, अंडर स्टेटेड इनकरेक्ट है, ओवर स्टेटेड सही है, लेकिन ये अंडर स्टेटेड गलत है। डी चॉइस अलबत्ता आपकी सही है कि डी के अंदर वो दोनों को कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपका प्रॉफिट जो है वो भी ओवर स्टेटेड हो गया डी चॉइस में, और जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो भी ओवर स्टेटेड हो गए। तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड, मैंने आपको समझाया अभी क्यों प्रॉफिट ओवर स्टेटेड, क्योंकि एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ओवर स्टेटेड। नॉन करंट एसेट्स में मोटर व्हीकल को आना ही नहीं था, वो गलती से आपने रिकॉर्ड कर दिया तो वो भी ओवर स्टेटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखा आपने। इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, और इसको आप देखें, प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब हैं आपके। होप इंशाल्लाह अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्ज़ाम। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।